गुलों के रंग से खुशबू से है गरज हमको, चमन को जाएं तो कुछ ताजगी की बात करें। ऐसी ही महफिल है सिलसिला की, जिसके हर रंग में है एक ताजगी और जो है मुनफरिद खुशबू से लबरेज। मैं हूं आपके साथ समीना। नमस्कार, आदाब। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के खूबसूरत सफर पर। दिल्ली सरकार ने साहित्य, संगीत और कला जगत की नामचीन हस्तियों को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया। इनमें सरोद वादक उस्ताद अमजद अली खान, मशहूर लेखक रस्किन बॉन्ड और ठुमरी गायिका गिरिजा देवी शामिल हैं। भारतीय संगीत अपनी मधुरता, लयबद्धता और विविधता के लिए जाना जाता है और इस शाम का आगाज गणेश वंदना से हुआ। इस मौके पर बनारस घराने की गायिका गिरिजा देवी, सरोद वादक उस्ताद अमजद अली खान और साहित्य की दुनिया में अपना एक अलग मकाम बना चुके रस्किन बॉन्ड को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया। सम्मान जब मिलता है तो बहुत ही अच्छा महसूस होता है बेटा। असम्मानित तो होने से तो लज्जा लगती है, इसकी तो कोई बात ही नहीं। इतना बड़ा इन लोगों ने सम्मान दे करके हमारे संगीतज्ञों का, हमारे संगीत का सम्मान किया, हमारे गुरुओं का सम्मान किया है। दिल्ली तो दिल वालों की है और ऐसे मौके पर कलाकारों की हौसला अफजाई करने के लिए बड़ी संख्या में दर्शक पहुंचते हैं, जो वाकई काबिल तारीफ है।
पंजाब अपनी समृद्ध संस्कृति के लिए मशहूर है और वहाँ के लोक संगीत में गजब की मिठास है। ऐसे ही एक शाम का एहतमाम किया गया और इस मौके पर मौजूद थे दिलबाग सिंह, जिनकी मखसूस अंदाज ने वहाँ बैठे लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। कार्यक्रम का आगाज किया दिलबाग सिंह ने, जिनकी अदायगी ने वहां बैठे लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। सारे लोग की पछदे में की हो गया, लगता है आज मेरा दिल रुक गया और मैं कुछ ना ओ रूबी तेरी की दसा खूबी, ओ रूबी तेरी की दसा खूबी नी आँख तेरी विच रहंदी सारी दुनिया डूबी नी, आँख तेरी विच रहंदी सारी दुनिया डूबी नी। सारी ले जा बंदिए और कार्यक्रम का आखिरी रंग वहाँ का पारंपरिक नृत्य रहा, जो पंजाब की खुशहाली और वहाँ की संस्कृति को दर्शाता है। इस कार्यक्रम में पंजाब के मुख्तलिफ रंग, वहाँ की समृद्ध विरासत की झलक देखने को मिली। और कार्यक्रम का आखिरी रंग वहाँ का पारंपरिक नृत्य रहा, जो पंजाब की खुशहाली और वहाँ की संस्कृति को दर्शाता है।
दाम गुटकू दाम गुटकू दाम गुटकू दाम गुटकू गुटकू दाम गुटकू दाम गुटकू दाम गुटकू गुटकू कर साई अनकल मन बीदा बड़ साई पीर मेरे आवे टुकड़ी दी तेरे अल्लाह वाले आदि टुकड़ी दी तेरे वाला अली वाली टुकड़ी दी तेरे वाले सब दी टुकड़ी दी मेरे आवे टुकड़ी दी तेरे अल्लाह वाले आदि टुकड़ी दी। और ले लेते हैं हम एक छोटा सा ब्रेक। आप देखते रहिए राज्यसभा टीवी। और ब्रेक के बाद हम एक बार फिर हाजिर हैं। आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिलसिला। दिल्ली के साहित्य अकादमी सभागार में मशहूर शख्सियत और हिंदी के जाने माने लेखक विष्णु प्रभाकर की याद में विष्णु प्रभाकर जन्म शती समारोह समिति की तरफ से विष्णु प्रभाकर शती विमर्श का आयोजन किया गया, जिसमें जानी मानी शख्सियतों ने शिरकत की। मशहूर व मारूफ लेखक और आवारा मसीहा जैसे मकबूल हिंदी पुस्तक के रचनाकार विष्णु प्रभाकर की जन्म शताब्दी पर विष्णु प्रभाकर शती विमर्श का आयोजन किया गया। इस मौके पर वहां मौजूद मेहमानों ने अपने ख्यालात का इजहार किया। विष्णु प्रभाकर जी से मैं अपने रिश्ते तय नहीं कर पाया। मेरी पहली मुलाकात 85 में मोती झील कानपुर में हुई थी। अतुल जी के छोटे भाई कानपुर की एक फैक्ट्री में नौकरी करते थे और वो वहाँ गए थे विष्णु प्रभाकर जी अपने बेटे के पास, और वहाँ से जब मालूम हुआ यहाँ आए तो लेको उन्होंने मोती झील पे बुलाया था। उनके साथ सुशीला भाभी भी थी, यानी उनकी पत्नी। उस 85 से और उनके अंतिम दर्शन तक इस बीच ना जाने कितनी मुलाकातें हुई, बातें हुई, चिट्ठियाँ चली और अंतिम दर्शन ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट में हुआ। कि बड़ा लेखक हमेशा ही एक समांतर संसार रचता है। भगवान ने ब्रह्मा ने एक संसार ये सृष्टि बनाई है, इसके अपने समकालीन समाज में वो खोट देखता है, दोष देखता है और उनको करेक्ट करता है। बड़ा लेखक विष्णु प्रभाकर जी ने यही काम किया। उनके सारे पात्र मौजूदा समाज में विद्यमान पात्रों के विकल्प रूप में सामने आते हैं। घर में जब हम देखते हैं तो हमारे लिए वो पिता हैं, और पिता का व्यवहार जो होता है एक अलग किस्म का होता है बच्चों से, और एक साहित्यकार जो समाज का प्राणी बन जाता है उसका व्यवहार उस तरह का जो एक घरेलू पिता का होता है वो बिल्कुल नहीं रह पाता। उसमें बहुत फ़र्क आ जाता है। वो इसलिए फ़र्क आ जाता है कि उसका अपना परिवार बहुत बड़ा है। उस बहुत बड़े परिवार के एक छोटे से हिस्से को वो किस तरह से देखता है, कितना समय देता है, क्या उसके लिए करता है, एक वो आम पिता से फ़र्क हो जाता है। इस खास मौके पर हिंदी जगत और विष्णु प्रभाकर को जानने और चाहने वाले लोग काफी संख्या में मौजूद थे। साथ ही उनके चाहने वालों ने उन्हें कुछ इस तरह याद किया। घोषणा की थी एक दिन कविकुल गौरव ने, आ गया हूँ मैं छिन्न भिन्न कर अंधकार की शक्तियों को अपने दोनों हाथों से। क्या तुम संगीनें उठा रहे हो? इतना साहस? नीचे कर लो इन्हें। क्या अवरोधों की दीवारें खड़ी करना चाहते हो? गिरा दो इन्हें। मैं पहुंच गया हूँ यहाँ समस्त विश्व के लिए शांति लाने के लिए, समस्त विश्व के साथ शांति लाने के लिए, अजेय और अप्रतिरोध्य। लेकिन कभी नहीं आए।
दिल्ली के इंडिया हैबिटेट सेंटर में मकबूल नाट्य संस्था अस्मिता थिएटर ग्रुप की तरफ से मशहूर रंगकर्मी अरविंद गौड़ के निर्देशन में लोकबाग नाटक का मंचन किया गया, जिसे बड़े ही प्रभावशाली अंदाज से पेश किया गया। तो पेश है इस नाटक के कुछ खास अंश। भारतीय रंगमंच के मकबूल और मारूफ रंगकर्मी अरविंद गौड़ के निर्देशन में बेहतरीन नाटक लोकबाग का मंचन किया गया, जो समाज की हकीकत से रूबरू कराता है, जिसे समकालीन नाटक के रूप में देखा और समझा जा सकता है। मेरा जो थिएटर है पूरी तरह से यंग एक्टर्स पे निर्भर करता है, क्योंकि युवाओं की जो ताकत है, उनका जो कमिटमेंट है, उनकी जो सिंसियरिटी है और उनका जो सोशल पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग है, मेरा पूरा थिएटर जो है उस तरह का थिएटर है कि हम एक तरह से कहीं ना कहीं लोगों को जागरूक बनाने के लिए करते हैं और बातचीत करते हैं लोगों से थिएटर के माध्यम से, और जो कुछ भी अपने आसपास हो रहा है उस पर रिएक्ट करते हैं। कहानी शुरू होती है हमारे प्यारे थिएटर जाने वाले दोस्तों से। वो सभी बढ़िया सुंदर सुंदर ड्रेसेस में सजे थिएटर के प्रेमी जो ऑडिटोरियम की लॉबी में एक दूसरे से मिलते हैं। कौन सा प्ले है और किसने लिखा है उससे किसी को कोई मतलब नहीं है, सिवाय यशवंत डिकोसे के। ये नाटक व्यक्ति की सोच को दिखाता है, जो समाज में गरीबी अमीरी के बीच के फर्क को दर्शाता है। साथ ही समाज और व्यक्तित्व के निर्माण की दशा और दिशा को भी चिन्हित करता है। मतलब सर आपकी सेवा करता हूँ, जो कि खुद इसी डिपार्टमेंट में चेयरमैन मालिक है सर। सर मैं पेड़ पौधों के डिपार्टमेंट में असिस्टेंट क्लर्क हूँ। अपने अच्छे काम को करते रहो, इस साल पेड़ पौधे अच्छे लगाए। हाँ सर। नाटक शुरू हो गया। यशवंत बहुत खुश था कि उसने इस मौके का पूरा फायदा उठाया है। अब उसके डिपार्टमेंट का चेयरमैन उसे जानता था, पहचानता था, मतलब वो दोनों एक दूसरे से परिचित थे। और तभी बिना किसी संकेत के आसमान से कड़कती बिजली की तरह यशवंत ने अपना सिर पीछे किया और सॉरी सर, आई एम रियली सॉरी सर। ठीक है, इट्स ओके, इट्स ओके। नहीं सर, मुझे माफ कर दे सर, प्लीज सर। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इट्स ओके, ठीक है भाई। सर कैसे ठीक है सर, कैसे छोड़ दूं सर? मैंने आपके ऊपर छींका है सर, अपनी गर्दन मुझे पोंछना चाहिए, इतना तो कर ही सकता हूँ। नहीं तो कोई बात नहीं, इट्स ओके सर, पर मैंने आपके ऊपर छींका है सर। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ ये सब गलती से हो गया सर, वेरी सॉरी सर। भाई साहब शो देखने देंगे आप? सर पता नहीं ये कैसे हो गया सर। सर जब तक मैं अपनी नाक दबाता हो चुका था। लाख कोशिशों के बावजूद यशवंत इस बात को भूल नहीं पा रहा था। एक मामूली सी छींक ने उसके दिमाग में बवंडर मचा दिया था। उसने इस पूरे हादसे को अपने दिमाग में धीमी गति से दोहराया। यार मैं थिएटर गया ही क्यों? मैं अपने जैसों के साथ बालकनी की सीट पर क्यों नहीं बैठा? वो तो एक दूसरे पर छींकना भी पसंद करते हैं। नहीं, अगर मैं कल चेयरमैन के ऑफिस जाऊं और उन्हें अच्छे तरीके से इस हादसे के बारे में समझा दूं, तो मुझे पक्का यकीन है उनके पास मुझे माफ करने के सिवाय और कोई चारा नहीं बचेगा। सवेरा हुआ। उस दिन चेयरमैन साहब के पास बहुत सारा काम था और यशवंत को इंतजार करते करते सुबह से दोपहर हो गई। सर आपने मुझे पहचाना नहीं? कल रात आपसे मिला था धमाके के साथ। सर मैं वही हूँ जिसने सर आपके ऊपर छींका था। तो आप क्या चाहते हो, दोबारा छींकना? नहीं सर, मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ सर कि उस छींक के पीछे कोई भी राजनीतिक या असामाजिक कारण नहीं था। सर मेरी नाक को सजा दे सर, और इसके पीछे के शरीर को माफ कर दे। मेरे पास तुम्हारी नाक की प्रॉब्लम के बारे में सोचने का टाइम नहीं है। यशवंत ने काफी राहत महसूस की। सर आपका जीवन खुशियों से भरा रहे सर। यशवंत के कंधों से काफी बड़ा बोझ उतर गया। सर आप जिस जगह पर बैठते हैं मैं उसकी पूजा करता हूँ, जिस राह पे आप चलते हैं उसकी धूल अपने माथे पर लगाता हूँ सर। यशवंत गुनगुनाता सीटी बजाता अपने घर की तरफ चल पड़ा। क्या चेयरमैन ने उसके साथ एक भद्दा मजाक किया था? चेयरमैन ने मेरी बातों को बेवकूफी क्यों कहा? अगर उसे मुझे कोई सजा देनी नहीं थी तो उसने मुझे बेरहमी से तड़पाया ही क्यों? यशवंत रात भर टहलता रहा और सुबह होते ही उसने अपनी पत्नी को पुकारा। शालिनी, शालिनी। क्या हुआ यशवंत? शालिनी मेरी बेइज्जती हुई है। तुम्हारी यशवंत, तुम तो एक इज्जतदार और ईमानदार आदमी हो, तुम्हें कौन बेइज्जत कर सकता है? चेयरमैन, हमारा चेयरमैन। उन्होंने क्या किया? वो साला, उसने मुझे इस कदर बेइज्जत किया कि मुझे पता ही नहीं चला। शालिनी, और छोटे तबके के लोगों को अब बोलना होगा। शालिनी, ये दुनिया इतनी सुरक्षित होनी चाहिए जहां हर देश, हर वर्ग के लोगों को अपने सुपीरियर के ऊपर छींकने की छूट हो। और इस तरह अगले दिन यशवंत उसे बेइज्जत करने आया। यशवंत, हुजूर यशवंत, और मैं वापस आ गया हूँ।
बगैर किसी गर्म या ठंडे पानी के नहाए हुए। इसने इस गंदे आदमी को अंदर आने दिया। तुम्हें क्या चाहिए, क्या बात है? सर मैं आपसे एक बार फिर उस छींक के लिए माफी चाहता हूँ। मुझे लगता है कि मैं अपनी बात शायद अच्छे तरीके से आपको समझा नहीं पाया। सर वो एक हादसा था बस, उसके पीछे कोई भी सामाजिक या अराजनीतिक कारण नहीं था। निकलो यहाँ से। क्या नाम है तुम्हारा? मैं तुम्हें अभी तुम कुछ भी नहीं हो, समझे? अपने घर पहुंचा, उसने अपना कोट उतारा, कुर्सी पर बैठा और तभी उसकी पत्नी खुशी से चिल्लाते हुए आई, यशवंत! 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 हमारी 100 करोड़ की लॉटरी लगी है यशवंत! हमारी 100 करोड़ की लॉटरी लगी है। क्या? हमारी 100 करोड़ की लॉटरी लगी है? हमारी 100 करोड़ की लॉटरी। हमारी 100 करोड़ की लॉटरी लगी है। और उसके बाद तो यशवंत की पूरी जिंदगी बदल गई। यशवंत ने अपना खुद का एक बिजनेस शुरू किया जिसका टर्नओवर कुछ ही सालों में कई हजार करोड़ हो गया। अब यशवंत ने अपने उस चेयरमैन को 85 लाख के पैकेज पर अपने यहाँ नौकर रखा। और अब यशवंत के हर दिन की शुरुआत अपने चेयरमैन पर छींकने के साथ हो। अस्मिता थिएटर ग्रुप की ये प्रस्तुति राजनीतिक और सामाजिक दृष्टि से काफी प्रभावशाली रही। ले लेते हैं हम एक छोटा सा ब्रेक। आप देखते रहिए राज्यसभा टीवी। और ब्रेक के बाद हम एक बार फिर हाजिर हैं। आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिलसिला। और चलते चलते आपको लिए चलते हैं दिल्ली के इंडिया हैबिटेट सेंटर में, जहां परिक्रमा ग्रुप की तरफ से एक प्रदर्शनी का आयोजन किया, जिसमें देश के कोने कोने से आए कलाकारों ने हिस्सा लिया। और इस प्रदर्शनी में भावनाओं और रंगों का सुंदर तालमेल देखते ही बनता था। आइए आप भी देखिए इस प्रदर्शनी के कुछ खास अंश। इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त। आपकी राय का रहेगा इंतज़ार silsila.rstv@gmail.com पर। फेसबुक पर भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, facebook.com सिलसिला और राज्यसभा टीवी के ज़रिए। अब दीजिए इजाज़त। नमस्कार, आदाब।